अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर फ़ीरा कलीम एंड आई एम फ्रॉम डेंटल अकेडमी। आज जो चैप्टर हमने पढ़ना है वो है प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी। ये चैप्टर जो है ये हमारी कॉन्टेम्प्ररी टक्कर की बुक में से है, ओरल सर्जरी का। मैंने बाकी भी सारे इस बुक के चैप्टर्स जो हैं वो कवर करवाए हुए हैं व्हाट्सएप में ऑडियो फॉर्म में। अगर आपको वो वाले लेक्चर्स भी चाहिए तो मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, वहाँ पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके वो सारे ऑडियो लेक्चर्स जो हैं वो भी परचेज़ कर सकते हैं। शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी का जो हमारा मेन फोकस होना है ना इस चैप्टर के अंदर, वो ये होना है कि आपके दांत मतलब प्रोस्थेसिस हमें कब चाहिए होता है, जब आपके दांत जो हैं एक्सट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है, जब दांत नहीं होते। अब जब दांत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होते तो उससे क्या होता है, बोन जो होती है वो आपकी काफ़ी हद तक रिजॉल्व होने लग जाती है और आपकी बोन की शेप चेंज होने लग जाती है। अब बोन जो है वो अपनी आइडियल शेप में नहीं रहती है, जिस शेप के ऊपर आपके डेंचर्स यानी कि आपके प्रोस्थेसिस वगैरह जो हैं वो बिठाए जा सकें। तो इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है कि किस तरीके से हम इस बोन लॉस की वजह से जो बोन की शेप चेंज हो गई भी थी उसको वापस लेके आएंगे, ताकि उस एरिया पे आपकी बोन जो है वो आपकी डेंचर्स वगैरह जो लग सके। अच्छा अच्छा, डेंचर्स लग सकें या इम्प्लांट्स हो सकें या आपके फिक्स प्रोस्थेसिस लग सकें, कोई भी प्रोस्थेसिस होना है तो वो अप्रोप्रिएट बोन पे ही होना होता है, ठीक है। अब कहते हैं जो बोन की रिजॉर्प्शन है वो भी वेरी कर रही होती है कि बोन किस तरीके से रिजॉर्ब हुई हुई है। आपके मैंडिबल और मैक्सिला में डिफरेंट रेट्स पे डिफरेंट तरीके से जो है वो बोन रिजॉर्ब होती है। प्लस कहते हैं अगर आपने डेंचर्स पहने हुए होंगे फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो आपका जो मैंडिबल की बोन होगी वो ज़्यादा स्वेरली रिजॉर्ब्ड होगी एज कम्पेयर टू मैक्सिला। क्यों? क्योंकि मैक्सिला में सर्फेस एरिया बड़ा होता है डेंचर पे, तो उससे क्या होता है वो बोन कम रिजॉर्ब होती है। जब मैंडिबल में कम सरफेस एरिया के ऊपर ज़्यादा डेंचर के प्रेशर लगेगा तो वो एक तो बोन ज़्यादा रिजॉर्ब भी होगी, दूसरा जब एक्लूजल फोर्सेस जो हैं वो भी आपके मैंडिबल के ऊपर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, ठीक है, जब वहाँ पे डेंचर बनता है तो इसलिए मैंडिबल की जो बोन है वो ज़्यादा रिजॉर्ब हो रही होती है। अच्छा, फर्दर हमने जो इस चैप्टर के अंदर बातें पढ़नी है वो पढ़नी है कि किस तरीके से आपकी जॉ की हाइट और विड्थ को, प्लस आप जॉ की हाइट और विड्थ में आपके सॉफ्ट और हार्ड टिश्यू, इन दोनों को किस तरीके से प्रिजर्व किया जा सकता है और मेंटेन कराया जा सकता है ताकि वहाँ पे आपके प्रोस्थेसिस बन सकें। फर्दर हमने देखना है कि किस तरीके से आपकी जॉ रिलेशनशिप्स को आइडियल किया जाए, आपकी वेस्टिबुलर डेप्थ प्रॉपर हो, यानी कि जिन जगह पे आपके डेंचर्स के या आपके प्रोस्थेसिस के फ्लेंजीज जाएंगे वो एरियाज आपके डेप्थ प्रॉपर हो, ट्यूबरोसिटीज प्रॉपर हो, ठीक है, और केराटिनाइज्ड जिंजाइवा प्रॉपर हो। क्योंकि केराटिनाइज्ड जिंजाइवा यानी कि जो हार्ड टिश्यू सॉरी जो फिक्स्ड आपका सॉफ्ट टिश्यू होता है उसी के ऊपर जो है आपका प्रोस्थेसिस हमेशा अच्छे से बैठ सकता है, ठीक है। कोई ऐसा एरिया ना हो जहाँ पे आपके न्यूरोवेस्कुलर बंडल को डैमेज हो या उसकी कंप्रेशन हो अगर वहाँ पे आपका प्रोस्थेसिस बैठता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो हम इस चैप्टर को चलें अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है आपकी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी, ठीक है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स पहले आती है बात कि क्यों किन किन तरीकों से आपकी जो बोन है वो रिजॉल्व हुई भी होती है। तो यहाँ पे दो फॉर्म्स आ जाती हैं। कहते हैं कुछ आपके जनरल सिस्टेमिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ आपके लोकल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जो आपकी बोन है वो रिजॉर्ब होती है। अब सिस्टेमिक फैक्टर्स क्या होते हैं? कहते हैं या तो आपकी कोई न्यूट्रिशनल एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, यानी कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होंगी जिसकी वजह से बोन रिजॉर्ब होगी, या सिस्टेमिक बोन डिजीज हो सकती है जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस जिसके अंदर भी आपकी बोन की रिजॉर्प्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, लोकल फैक्टर्स क्या होते हैं? लोकल फैक्टर्स में कहते हैं आपकी एल्वियोलोप्लास्टी टेक्निक्स प्रॉपर नहीं थी। एल्वियोलोप्लास्टी क्या होती है? आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन आप अपनी जो एल्वियोलर बोन है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं ताकि वो प्रॉपर कंटोर में आ सके। ये एल्वियोलोप्लास्टी टेक्निक से भी हमने आगे भी पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। तो अगर आपकी एल्वियोलोप्लास्टी टेक्निक प्रॉपर नहीं होगी उसकी वजह से आपका ज़्यादा ट्रॉमा हो सकता है आपकी बोन को और ज़्यादा बोन की रिजॉर्प्शन हो सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कहते हैं अगर आपने डेंचर्स पहने हुए हैं तो डेंचर्स भी एक लोकल फैक्टर बनते हैं जिसकी वजह से बोन रिजॉर्प्शन ज़्यादा होती है और आपकी प्रॉपर रिच जो है उसकी फॉर्मेशन नहीं होती, और उस जब वो आपकी इम्प्रॉपर रिच फॉर्मेशन होगी तो जब आपके जो डेंचर्स हैं वो भी आपकी इनएप्रोप्रिएट एक्लूसिव फोर्सेस डालेंगे और ज़्यादा आपकी बोन की रिजॉर्प्शन करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर कहते हैं कि जब आपके कंबाइंड हो जाएं आपके जनरल और लोकल फैक्टर्स तो उससे क्या होता है कि आपकी टोटल एल्वियोलर रिज की बोन लॉस होने लग जाता है, आपकी इंटर आर्च स्पेस जो है वो बढ़ने लग जाती है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे डेंचर्स प्रॉपर नहीं बन सकते, आपके प्रोस्थेसिस यहाँ पे प्रॉपर नहीं बन सकता। उसके अच्छा, उसके अलावा कहते हैं कि अगर आपने को ऑलरेडी कोई प्रोस्थेसिस पहना हुआ है तो भी लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि उसकी रिटेंशन ख़राब होने लग जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी ख़राब होने लग जाएगी। आपको प्रोस्थेसिस की जब प्रॉपर अडेप्टेशन नहीं होगी तो डिस्कम्फर्ट जो है वो बढ़ने लग जाएगा। और अल्टीमेटली कहते हैं मोस्ट रेयर केसेस में क्या होगा कि आपका स्पॉन्टेनियसली मैंडिबुलर फ्रैक्चर का जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि बोन इतनी रिजॉर्ब हो जाएगी, इतनी पतली हो जाएगी कि मैंडिबल जो है वो भी फ्रैक्चर कर सकता है।
अच्छा, अब हमारा क्या काम है? अब हमारा इसके अंदर काम ये है कि आपने जैसे ही आपने प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट आपने जब भी करवानी है अपने किसी एब्सेंट टीथ की, तो आपने पहले अपने इन सारे ओरल टिश्यू की प्रिपरेशन करनी है। ओरल टिश्यू के अंदर आपके सॉफ्ट टिश्यू भी आ जाएंगे, हार्ड टिश्यू भी आ जाएंगे, ताकि उन टिश्यूज़ की इस तरीके से प्रिपरेशन हो सके ताकि वहाँ पे कोई आपके प्रोस्थेसिस वगैरह लग सकें, ठीक है। कहते हैं जब भी आपने प्रोस्थेटिक रिहैबिलिटेशन करवानी है तो पेशेंट के लिए क्या क्या चीज़ें आपने फोकस में रखनी है कि पेशेंट के मेस्टिकेटरी फंक्शन जो है वो बेस्ट पॉसिबल रहे। उसके अलावा जो भी रेस्टोरेशन लगे वो अपनी फेशियल एस्थेटिक्स में भी अच्छी हो और डेंटल एस्थेटिक्स में भी अच्छी हो। मतलब कि आपके ना से वो अपने प्रोस्थेसिस जो है वो रेस्टोरेशन ऑफ टीथ का काम करे, मतलब दांतों को चबाने में मदद करे, मेस्टिकेशन में प्रॉपर आए, बल्कि आपकी एस्थेटिक्स में भी अच्छी बैठे, ठीक है। आपने इस तरीके की प्रोस्थेसिस बनानी है। अच्छा, अब कहते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी के, कि आपने कौन से प्रॉपर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्रिएट करवाने हैं। वो नीचे यहाँ पे 11 मेंशन किए हुए उन्होंने। कहते हैं कोई भी एक आइडियल डेंचर बेयरिंग सपोर्ट जो है ना उसके 11 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जब भी आपने कोई सर्जरी करनी है प्री प्रोस्थेटिकली अपने मैंडिबल को या मैक्सिला को प्रॉपर लाने के लिए, तो आपके ये 11 कैरेक्टरिस्टिक्स मीट होंगे तो आपकी जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल है फॉर डेंचर। अच्छा, ये पहले हम नीचे जाने से पहले ये ऊपर एक इमेज देख लेते हैं इन्होंने जो दिखाई हुई है कि किस तरीके से विद द लॉस ऑफ टीथ आपकी जो मैंडिबुलर बोन है वो विद टाइम रिजॉर्ब होती चली जा रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं हम अपने 11 कैरेक्टरिस्टिक्स पे। नंबर 1 कहते हैं नो एविडेंस ऑफ इंट्राओरल एक्स्ट्राओरल पैथोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि जब भी आपने किसी जॉ के ऊपर कोई डेंचर बनाना है या प्रोस्थेसिस बनाना है, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं वहाँ पे होनी चाहिए। नंबर 2, प्रॉपर इंटर आर्च रिलेशनशिप होना चाहिए तीनों डायमेंशंस में, इंटीरियर पोस्टीरियरली भी, ट्रांसवर्स यानी कि ऊपर से नीचे, और वर्टिकल डायमेंशन में भी। आपकी सारी जो डायमेंशंस हैं, सॉरी ट्रांसवर्स यानी कि हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकल यानी कि ऊपर से नीचे, ये सारी डायमेंशंस प्रॉपर रिलेशनशिप में आनी चाहिए जॉस की। उसके अलावा कहते हैं आपका जो एल्वियोलर प्रोसेस है वो एज लार्ज एज पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन में होनी चाहिए। और आइडियल शेप क्या होती है एक जॉ की? वो यू शेप रिज होती है, ठीक है। तो इस तरह का आपके जॉज होने चाहिए, एल्वियोलर रिजेस होने चाहिए। उसके अलावा नो बोनी और सॉफ्ट टिश्यू प्रोट्यूबरेंस और अंडरकट से। प्रोट्यूबरेंसेस का मतलब कोई एक्स्ट्रा पार्ट्स ना हो, और अंडरकट का मतलब कि कोई बिल्कुल ही अंदर कोई धंसा हुआ पार्ट ना हो जिसके ऊपर डेंचर वगैरह जो है वो फिट ना आ सके। उसके अलावा एडिक्वेट पैलेटल वॉल्ट फॉर्म होनी चाहिए, यानी कि जो पैलेटल वॉल्ट फॉर्म है वो प्रॉपर होनी चाहिए। उसके अलावा आ जाता है आपके पास पोस्टीरियर ट्यूबरोसिटी नॉचिंग होनी चाहिए, ठीक है। ट्यूबरोसिटी जो मैक्सिला होता है उसके अंदर बिल्कुल पोस्टीरियर पार्ट पे एक ट्यूबरोसिटी होती है, यानी कि एक एलिवेटेड सा पार्ट होता है, और उसके पीछे क्या होता है एक नॉच होती है, यानी कि एक डेप्थ होती है जिसको हम हेमलेस नॉच कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं ताकि आपकी डेंचर की रिटेंशन आ सके। तो ये रिटेंशन के लिए ये दो पार्ट्स रिक्वायर्ड हो गए। उसके अलावा कहते हैं अटैच्ड केराटिनाइज्ड म्यूकोजा एंड प्राइमरी डेंचर बेयरिंग एरियाज। तो ये बात भी हम प्रोस्थेसिस में प्रोस्थो में पढ़ते होते हैं कि आपका डेंचर जहाँ पे भी बैठना है वहाँ पे केराटिनाइज्ड अटैच म्यूकोजा होना चाहिए ताकि उन एरियाज पे डेंचर जाके अडेप्ट हो सके प्रॉपर्ली, और वो आपके डेंचर बेयरिंग एरियाज बनते हैं। एडिक्वेट वेस्टिबुलर डेप्थ होनी चाहिए, यानी कि जो आपका वेस्टिब्यूल्स है उनकी डेप्थ प्रॉपर होनी चाहिए ताकि आपकी प्रोस्थेसिस की एक्सटेंशन फ्लेंजेस जो है वो अंदर तक जा सकें। स्ट्रेंथ मैंडिबुलर फ्रैक्चर, अगर मैंडिबुलर फ्रैक्चर के चांसेस हैं तो वो मैंडिबल के अंदर हमें स्ट्रेंथ ऐड करनी है जो कि हम ग्राफ्ट से करेंगे। उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ द न्यूरोवेस्कुलर बंडल। अब अगर मैंडिबल रेज का बहुत ज़्यादा रिजॉर्प्शन होगी हुई है तो जो आपके न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो आपकी रिच के पास आ जाते हैं, ठीक है। तो जब अगर वहाँ पे प्रोस्थेसिस लगेगा या इम्प्लांट वगैरह लगेगा तो हो सकता है उनके अंदर इम्पेंजमेंट हो जाए, तो यहाँ पे भी आपको ग्राफ्ट करना होगा ताकि आपकी न्यूरोवेस्कुलर बंडल की प्रोटेक्शन हो सके। और लास्ट में आ जाता है एडिक्वेट बोनी सपोर्ट एंड अटैच सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग टू फैसिलिटेट इम्प्लांट प्लेसमेंट व्हेन नेसेसरी। तो जब इम्प्लांट भी प्लेस होना है तो आपके पास एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ बोन होनी चाहिए जो कि ग्राफ्ट से हम बनाएंगे, और अटैच सॉफ्ट टिश्यू होना चाहिए जो कि हम बोन ग्राफ्ट सॉरी सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्ट से बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सब 11 करेक्टरिस्टिक्स हमने पूरे करने हैं इस चैप्टर के अंदर, जिनकी मदद से अगर ये पूरे होंगे तो ही आपका जो है प्रोस्थेसिस वगैरह जो है वो बन सकता है। तो ये एक क्वेश्चन आ जाता होता है कि बेस्ट डेंचर बेयरिंग सपोर्ट एरियाज करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो ये हमारे पास आइडियल 11 करेक्टरिस्टिक्स हैं जहाँ पे डेंचर सपोर्टिंग के लिए हमें जो चाहिए होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम हमारे पास आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पेशेंट इवैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग। तो इसमें से जो बस पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं वो ये पढ़ने हैं कि पेशेंट की इवैल्यूएशन में आपने क्या क्या स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले आपने उसकी थॉरो हिस्ट्री लेनी है और फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है पेशेंट की, ठीक है। पेशेंट की हिस्ट्री में आपने उसकी चीफ कंप्लेंट पूछनी है, ठीक है, और उसे पूछना है कि उसकी इस सर्जिकल और प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या एस्थेटिक गोल्स हैं और क्या फंक्शनल गोल्स हैं जो कि पेशेंट जो है अचीव करा जाता है आफ्टर सर्जरी एंड प्रोस्थेसिस। उसके बाद आपने उसकी ओवरऑल हेल्थ को देखना है, क्योंकि ओवरऑल हेल्थ क्यों ज़रूरी है, क्योंकि
ड्यूरिंग दिस सर्जरी जो है हो सकता है जनरल एनेस्थीसिया देना पड़े, डोनर साइड सर्जरी करनी पड़े जहाँ से आपने कोई ग्राफ्ट का हार्वेस्ट उठाना है, ठीक है। उसके अलावा मल्टीपल सर्जिकल प्रोसीजर्स करने हो। तो अगर किसी पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ सही होगी तो ही ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं वो हो सकेंगे। नेक्स्ट आपने उसकी सिस्टमिक डिजीज़ की तरफ फोकस करना है, जिसमें आपने देखना है कि कहीं उसको कोई बोन रिजॉर्प्शन की स्वे डिजीज़ तो नहीं है, उसके लेवल ऑफ कैल्शियम, सीरम लेवल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, पैराथायराइड हार्मोन और अल्कलाइन फॉस्फेटेस किस तरीके के हैं, क्योंकि ये सब फैक्टर्स जो है ये सब फैक्टर्स जो है डिटर्मिन करेंगे कि आपकी बोन के अल्टीमेटली रिजल्ट कैसे आते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपने पेशेंट के एक्लूजल रिलेशनशिप्स देखने हैं बिटवीन द बोथ जॉज, रिमेनिंग बोन का कंटोर देखेंगे, क्वालिटी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू देखेंगे, वेस्टिबुलर डेप्थ देखेंगे, लोकेशन ऑफ मसल्स देखेंगे, यानी कि जो माइलोफॉइड और ग्लिनोफॉइड मसल्स होते हैं वो किस एरिया पे आके मैंडिबल के अंदर अटैच हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं आपके डेंचर्स की अडेप्टेशन को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू देख लिया और बोनी पैथोलॉजिकल कंडीशंस हमने देख ली। ये तो हो गई आपकी इवेलुएशन की सारी बातें, ठीक है, ऑफ हार्ड टिश्यू। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है इवेलुएशन ऑफ सॉफ्ट सपोर्टिंग बोनी टिश्यूज़, ठीक है। अब इसके अंदर आपने जब करनी है एग्जामिनेशन सपोर्टिंग बोनी टिश्यूज़ की, तो आपने 3 स्टेप्स लेने हैं। एक आ गया आपका विजुअल इंस्पेक्शन, यानी कि आप देखेंगे सिर्फ, देन आपने पैल्पेट करना है और रेडियोग्राफ्स करवाना है। इस टॉपिक में कुछ खास बात इतनी ज़्यादा पढ़ने वाली नहीं है। कहते हैं जो आपने क्या करना है, जो भी आपके प्राइमरी डेंचर बेरिंग एरियाज़ हैं उनको अच्छे से पैल्पेट कर लेना है। पैल्पेट करेंगे तो क्या पता लगेगा कि किसी किस्म की कोई शार्प सरफेस तो नहीं है, कोई प्रोट्यूबरेंस तो नहीं है, कोई अंडरकट वगैरह तो नहीं है, या कोई भी ऐसा एज तो नहीं है जो कि जब अगर उसके ऊपर स्पिक्यूल वगैरह तो नहीं है, ठीक है, बोन का। अच्छा, नेक्स्ट मैग्जिला के अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी है आपने, वहाँ पे अंडरकट देख लिए, प्रोट्यूबरेंसेस देख ली, ठीक है, एल्वियुलर रिज आपने देखनी है, पैलेटल वॉल्ट आपने देखना है, पैलेटल टोराई वगैरह तो कोई नहीं है वो आपने देखनी है, और पोस्ट ट्यूबरोसिटी नॉचिंग देखनी है, क्योंकि वो मैंने पहले भी बताया ज़रूरी होती है फॉर डेंचर स्टेबलाइजेशन। मैंडिबल के अंदर क्या देखना है, कहते हैं मैंडिबल के अंदर आपने अगेन उसकी रिज फॉर्म देखनी है, रिज का कंटोर देखना है, कोई इरेगुलरिटीज, एक्सोस्टोसिस, टोराई वगैरह सब देखना है। मस्कुलर और म्यूकोजल अटैचमेंट इसके अंदर देखनी होगी, स्पेशली कौन से मसल्स, ग्लिनोहॉइड और माइलोहॉइड मसल देखने होते हैं, क्योंकि ये लिंगुअल साइड पे आपकी इंसर्शन ऑफ डेंचर को हिंडर करवा रहे होते हैं अगर ये बहुत ही सुपीरियरली अटैच हुए हुए मसल्स आपकी रिज में, ठीक है। अल्टीमेटली कहते हैं आपने मेंटल फॉरमेन को और मेंटल न्यूरो वेस्कुलर बंडल्स को पेल्पेट करना है लोकेट करके, ताकि ये भी देख सकें कि आप जब यहाँ पे डेंचर प्रोस्थेसिस वगैरह आएगा तो वो इन मसल्स इन नर्व्स वगैरह से थोड़ा सा ऊपर ही रहना चाहिए, ठीक है। बाकी इंटर आर्च रिलेशनशिप सिंपली बस हमने देख लिया, और इसके अंदर कोई ज़्यादा बात पढ़ने वाली नहीं है, बस आपने देखना है कि कोई सुप्रा इरप्टेड टीथ तो नहीं है, कोई मैल पोजीशन टीथ तो नहीं है, जैसे कि नीचे हम पिक्चर में देख सकते हैं कि अगर इससे क्या कोई सुप्रा इरप्टेड टीथ होगा तो अब क्या होगा, ऊपर प्रोस्थेसिस डालना मुश्किल हो गया क्योंकि जगह ही खत्म हो गई है। तो इसके अंदर भी हमने अपनी या तो इस वाली बोन को ऊपर करना होगा, मैग्जिलरी बोन को ऊपर करना होगा, या ये नीचे का जो मैंडिबुलर सेगमेंट है इसको फुल का फुल नीचे करना होगा विद सर्जरी, ताकि ऊपर जो है वो स्पेस बनाई जा सके फॉर दी डेंचर। अच्छा, फर्दर एग्जामिनेशन में हमने क्या कहा था, हमने रेडियोग्राफ्स करवाने थे, ठीक है। पैल्पेशन हो गई, इंस्पेक्शन हो गई, अब रेडियोग्राफ्स। रेडियोग्राफ्स कौन से, उनके नाम देख लेते हैं। कहते हैं पैनोरामिक रेडियोग्राफ करवाना है आपने, स्फेलोमेट्रिक रेडियोग्राफ करवाना है, एक सेकंड, हाँ, पैनोरामिक रेडियोग्राफ करवाएंगे, स्फेलोमेट्रिक रेडियोग्राफ करवाएंगे। इससे क्या पता लगेगा आपको, पैथोलॉजिकल कंडीशंस पता लगेंगी दांत के अंदर किस तरीके की हैं, और लास्ट में आपने सीटी स्कैन करवा लेना है, ठीक है। सीटी स्कैन आपने करवा लिया। अच्छा, अब सॉफ्ट टिश्यू की अगर हमने इवेलुएशन करनी है तो इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने क्वालिटी ऑफ टिश्यू देखना है अपने डेंचर बेरिंग एरियाज में। मैंने अभी पहले भी बताया आपको कैसा क्वालिटी का टिश्यू होना चाहिए, आपका केराटिनाइज्ड टिश्यू होना चाहिए जो कि फर्मली अटैच्ड हो टू द अंडरलाइंग बोन, ठीक है, डेंचर बेरिंग एरिया के अंदर। और पुअरली केराटिनाइज्ड फ्रीली मूवेबल टिश्यू जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डेंचर सही से बैठता नहीं है, ठीक है। उसके अलावा कोई हाइपर मोबाइल फाइब्रस टिश्यू अगर होगा तो उसको भी आपने रिमूव करना होगा। अब ये यहाँ पे फिगर 13.5 के अंदर दिखा रहे हैं किस तरीके से आपने पैल्पेट करना है अपने हाइपर मोबाइल टिश्यू को। जो भी हाइपर मोबाइल टिश्यू होगा उसको आपने रिमूव करना होगा। आपको फर्मली अटैच केराटिनाइज टिश्यू चाहिए अपने डेंचर बेरिंग एरियाज में, ठीक है। उसके अलावा कोई भी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हैं जहाँ पे कोई स्कार्स आ सकते हैं, या कोई अल्सरेटेड एरियाज़ हैं डेंचर प्रेशर की वजह से, तो उन सारे एरियाज़ को जो कि इल फिटिंग डेंचर्स की वजह से बने हुए होते हैं, उन सारे एरियाज़ को आपने दोबारा से नॉर्मल करना है अपने सेकंड प्रोस्थेसिस देने से पहले, ठीक हो गया। अच्छा, बाकी नीचे आ जाएँ तो वही वाली बातें हैं, कहते हैं आपने सॉफ्ट टिश्यू को अच्छे से थोड़ा सा साइड वाले सॉफ्ट टिश्यू को टेंस करके देन आपने सारे सराउंडिंग के मसल्स और सॉफ्ट टिश्यू को पैल्पेट करना है, ताकि आप उनके अटैचमेंट्स वगैरह को देख सकें, फ्रीनम अटैचमेंट्स वगैरह को देख सकें। लिंगुअल एस्पेक्ट ऑफ द मैंडिबल पे आएंगे तो क्या देखना है, जो जो दो मसल्स मैं आपको बता रही हूँ, माइलोहॉइड देखेंगे और ग्लिनोहॉइड मसल देखेंगे,
ग्लिनोग्लॉसिस मसल देखेंगे कि इनकी अटैचमेंट जो है वो किस जगह जाके आ रही है एंटीरियर मैंडिबल में, ठीक है। बस ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हमने देख ली। नेक्स्ट अब हमने पढ़नी है रिकंटूरिंग ऑफ द एल्वुलर रिजेस। अच्छा, तो अब यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होते हैं। रिकंटूरिंग ऑफ द एल्वुलर रिज में सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके एल्वुलर बोन में कोई भी इरेगुलरिटीज़ हैं एट द टाइम ऑफ टूथ एक्सट्रैक्शन, तो वो इरेगुलरिटीज़ या तो आप उसी टाइम पे ठीक करेंगे जैसे ही आप दांत को एक्सट्रैक्ट करेंगे, या जब इनिशियल हीलिंग हो जाएगी उसके बाद आपने उसकी रिकंटूरिंग करनी होगी अपनी एल्वुलर बोन की, ताकि वहाँ पर प्रॉपर प्रोस्थेटिक कंस्ट्रक्शन जो है वो हो सके। सबसे पहली टेक्निक जो होती है एल्वुलोप्लास्टी की, वो आ जाती है हमारे पास सिंपल एल्वुलोप्लास्टी एसोसिएटेड विद रिमूवल ऑफ मल्टीपल टीथ। अब जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्वुलोप्लास्टी क्या होती है, जो कि हम अपनी एक्सो में भी कर रहे होते हैं, क्या करते हैं, हम दांत को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका एक्सट्रैक्शन सॉकेट होता है उसको हम डिजिटल कंप्रेशन से यानी कि उंगलियों से ही प्रेस कर देते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो आपकी लेबियल बोन होती है वो आपकी पैलेटल बोन के पास आ जाएगी, या जो लेबियल बोन होती है वो आपकी लिंगुअल बोन के पास आ जाएगी, क्लोजली उससे अडेप्ट हो जाएगी, और अब वहाँ पे अंडरकट बनने का चांस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप क्यों करते हैं, ताकि आपकी लेबियल साइड पे कोई अंडरकट वगैरह डेवलप ना हो, ठीक है। ये तो होगी आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्वुलोप्लास्टी। सेकंड आपके पास आती है कंजर्वेटिव एल्वुलोप्लास्टी, जो कि तब होती है जब मल्टीपल एक्सट्रैक्शंस होती हैं। अब इसके अंदर क्या करना होता है, इसके अंदर जब आपने बोनी एरिया को रिकंटूर करना है तो आपने पहले जो है एक इन्वेलप फ्लैप रेज करना है। इन्वेलप फ्लैप कौन सा होता है, जिसके अंदर सिर्फ आपकी रिज वाले एरिया के अंदर एक इंसिजन दी जाएगी, ठीक है, तो वो आपका इन्वेलप फ्लैप होता है। अगर वर्टिकल इंसिजन दे दी जाएगी तो वो आपका 3 कॉर्नर फ्लैप हो जाएगा, और अगर 2 वर्टिकल इंसिजन दे दी जाएंगी तो वो आपका 4 कॉर्नर फ्लैप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने एक इन्वेलप फ्लैप रेस करना है आपकी क्रेस्ट ऑफ द रिज पे, ठीक है। और ये कैसी होनी है, म्यूकोपेरियोस्टल इंसिजन होनी है, यानी कि ऊपर का म्यूकोजा भी इन्वॉल्व होना है, और नीचे की पेरियोस्टल लेयर जो है वो बोन का कनेक्टिव टिश्यू होता है, वहाँ तक हमने एक फ्लैप रेस करना है। फ्लैप की एक्सटेंशन जो है वो इंटीरियर पोस्टीरियरली कहते हैं, ज़्यादा होनी चाहिए उस एरिया से जितने एरिया में आपने सर्जरी करनी है, जितने एरिया में आपने रिकंटूरिंग करनी है, ठीक है। अब फ्लैप का मकसद ये है कि आपको प्रॉपर एक्सेस मिल सके अपने टिश्यू की अपनी बोन की जहाँ पे आपने रिकंटूरिंग करनी है, और आपको प्रॉपर विजुअलाइजेशन मिल सके, ठीक है। अब कहते हैं अगर वो प्रॉपर विजुअलाइजेशन और एक्सेस पॉसिबल नहीं है तो आपने इस इन्वेलप फ्लैप के साथ साथ एक वर्टिकल इंसिजन भी दे देनी है, ताकि प्रॉपरली आपका फ्लैप जो है वो उठ सके। अच्छा, अब नेक्स्ट कहते हैं कि जब भी आपका फ्लैप आप उठाएंगे तो चूंकि आपका पेरियोस्टियम भी एलिवेट हो रहा होता है, तो चांसेस होते हैं कि आपकी बोन जो है वो डीवाइटलाइज हो जाए, क्योंकि पेरियोस्टियम बोन का कनेक्टिव टिश्यू है, उसी के अंदर बोन के लिए सारी की सारी ब्लड वेसल्स होंगी। तो अगर आपने एक्सेसिव फ्लैप रिफ्लेक्शन कर ली तो चांसेस हैं कि बोन जो है वो डिवाइटलाइज हो जाए, और आफ्टर द सर्जरी आपकी जो बोन है वो क्या होने लग जाए, रिजॉल्व होने लग जाए, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली अभी फ्लैप की, कि फ्लैप आपने उठाना है अपनी एल्वुलोप्लास्टी के लिए। अब आपने क्या करना है, जब आपको आपकी बोन नजर आने लग गई, जिस बोन के अंदर इरेगुलरिटीज़ हैं, वहाँ पे आपने या तो रंजर से या बोन फाइल से या बोन बर से आपने उस एरिया को लेवल करना है। और जब भी आपने ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करना है, इन तीनों में से कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, तो साथ साथ कोपियस सलाइन इरिगेशन होगी, ताकि आपकी बोन की ओवर हीटिंग ना हो जाए और बोन जो है वो नेक्रोज ना हो जाए। जब एक दफ़ा आपने सारा प्रोसीजर ये कर लिया, अब आपने फ्लैप को वापस से बंद कर देना है, अपनी उंगलियों से पेल्पेट करना है कि सारी इरेगुलरिटीज़ जो हैं वो रिमूव हो चुकी हुई हैं, कोई स्पिक्यूल वगैरह तो बाकी नहीं रह गया। कोपियस इरिगेशन करनी है ताकि कोई भी डिब्रिस वगैरह कोई डेड टिश्यू है वो सारा का सारा रिमूव हो जाए। अब जब आपने फ्लैप वापस रखा है, उसके ऊपर आपने लगा देना है रिजॉर्वेबल स्विचर्स। ये स्विचर्स जो हैं ये आपके इंटरप्टेड भी हो सकते हैं और कॉन्टिन्यूस स्विचर्स भी हो सकते हैं। कहते हैं अगर तो आपकी कोई बहुत ही एक्सटेंसिव इंसिजन थी तो आपने कॉन्टिन्यूस स्विचर्स देने हैं। क्यों? उससे क्या होता है, इंटरप्टेड स्विचर्स में ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा नॉट्स होंगे, कॉन्टिन्यूस में सिर्फ एक ही अल्टीमेटली नॉट आएगी, तो वो जो नॉट्स की इरिटेशन है वो खत्म हो जाएगी, और जो आपके लूज एंड्स आ जाते हैं आपके इंटरप्टेड स्विचर्स के अंदर वो भी खत्म हो जाएंगे। तो एक एक्सटेंसिव इंसिजन में हमने कॉन्टिन्यूस स्विचर्स दे दिया। अच्छा, फर्दर कहते हैं कि जब आपने सारा अंदर से बोनी रेगुलरिटी खत्म कर ली है, अब क्या होता है, अब सॉफ्ट टिश्यू ऊपर एक्स्ट्रा रह गया, बोन नीचे से कम हो गई है। तो कहते हैं ये जो सॉफ्ट टिश्यू की रिडंडेंसी होती है ये खुद ही से रिड्यूस हो जाएगी विद टाइम, और ये श्रिंक हो जाएगा सॉफ्ट टिश्यू, और आपकी बोन के साथ प्रॉपरली विद टाइम रीअडेप्ट हो जाएगा। अच्छा, ये हमने पढ़ ली अपनी एल्वुलोप्लास्टी की सिंपल टेक्निक, जिसको हम कंजर्वेटिव एल्वुलोप्लास्टी कह रहे थे। अब यहाँ पे एक और प्रोसीजर आ जाता है, कहते हैं अगर आपके शार्प नाइफ एज प्रोडक्शन हो जाती है आपकी मैंडिबल में, वो कैसे हो रही होती है कि दोनों लेबियल साइड से और लिंगुअल साइड से मैंडिबल जो है वो रिजॉर्ब हो रहा होता है, तो आपकी जो एल्वुलर रिज होती है वो काफ़ी शार्प नाइफ एज की बन जाती है। अब इसको रिमूव करने के लिए इसको किस तरीके से हमने करना है, कहते हैं ये भी आपकी सिंपल एल्वुलोप्लास्टी से टेक्निक
से आपका ये प्रोसीजर हल होगा। सबसे पहले आपने लोकल एनेस्थीसिया दिया, उसके बाद आपने एक क्रेस्टल इंसिजन लगाई, यानी कि पूरी अपनी क्रेस्ट पे एक वर्टिकल सी इंसिजन लगाई। ये जो इंसिजन है 1 सेंटीमीटर बोथ एंड से बढ़ेगी, मतलब जैसे पहले भी बताया था कि आपकी जो इंसिजन होनी है वो आपकी एक्सटेंड करनी है उस पार्ट से जिस पार्ट पे आपने काम करना है। फिर रेंजर से आपने वहाँ पे एक्स्ट्रा जो शार्प एरियाज थे आपने उनको रिमूव किया। बोन फाइल से आपने उन एरियाज को फर्दर स्मूथ किया, इरीगेट किया उस एरिया को, और वहाँ पे आपने कंटिन्यूस इरीगेट इंटरप्टेड स्विचेस लगा दिए। ठीक है। अच्छा, अब इन सारी टेक्निक्स को अगर हम एक दफ़ा पिक्चर से देख लें तो हमें समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये जो है ये इन्होंने दिखाई हुई है आपकी सिंपल एल्वेलोप्लास्टी, जिसके अंदर सबसे पहले फ्लैप रेज हो रहा है। फ्लैप रेज करने के बाद उन्होंने तीनों तरीके से दिखा दिया हुआ है कि बोन रिमूव करने के लिए पहले में रंजर यूज़ किया जा रहा है, दूसरे में बोन बर यूज़ किया जा रहा है, और तीसरे में आपका बोन फाइल यूज़ की जा रही है। ये सब चीज़ें जो हैं बोन की इरेगुलरिटीज़ को रिमूव करती हैं। अगर यहाँ पे आप सी में देखें तो पहले जो है आपकी बोन थोड़ी सी एक्सटेंडेड थी, जिसकी वजह से यहाँ पे एक अंडरकट डेवलप हो रहा था। ठीक है। तो जब हम इसको यूँ सीधा करके काट देंगे तो वो आपका अंडरकट जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आपके डेंचर की जो प्लेसमेंट है वो ईजियर हो जाएगी। ठीक है। तो ये इसमें बात कर ली हमने। नीचे जो है उन्होंने आपको दिखाया हुआ है इसी का एक्चुअल में ये प्रोसीजर किस तरह का दिख रहा होता है, और लास्ट में इन्होंने एक आपको नाइफ एज वाला प्रोसीजर भी दिखाया हुआ है। ये नाइफ एज वाला दिखा रहे हैं। ये आपकी लगाई वर्टिकल आपकी क्रेस्टल इंसिजन बी में, उसके बाद आपने उस एरिया को ओपन किया, आपने वहाँ पे बोन फाइल की, रंजर किया और दोबारा से उसको रीअडैप्ट कर दिया। ठीक है। तो वो जो नाइफ एज है वो रिड्यूस हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाती है इंटरसेप्टल एल्वेलोप्लास्टी। अब जैसे कि इसके अंदर नाम बता रहा है इंट्रासेप्टल, यहाँ पे जो आपकी इंट्रासेप्टल बोन होगी ना, इंट्रासेप्टल बोन कौन सी होती है? वो वाली बोन होती है जो कि दो दांतों के दरमियान की जो बोन है वो आपकी आ जाती है इंट्रासेप्टल बोन। अब यहाँ पे ये टेक्निक तब यूज़ होनी होती है जब आपकी मल्टीपल एक्सट्रैक्शंस होती हैं। ठीक है। इस टेक्निक का दूसरा नाम क्या है? इस टेक्निक का दूसरा नाम है डीन्स टेक्निक। अब यहाँ पे आपने करना वही है कि आपने अपनी लेबल कॉर्टिकल बोन को ही रिपोजिशन करना है, पैलेटल की तरफ लेके जाना है, पीछे की तरफ लेके आना है, लेकिन ये तब करनी है जब आपकी रिज का जो कंटोर है वो ऑलमोस्ट रेगुलर हो और एडिक्वेट हाइट जो है वो आपकी रिज की प्रेजेंट हो। ठीक है। यानी कि हाइट प्रॉपर होनी चाहिए रिज की और कंटोर भी सही होना चाहिए। सिर्फ मसला क्या होना चाहिए यहाँ पे? मसला अंडरकट होना चाहिए। ठीक है। एक बहुत ही डीप सा लेबियल साइड पे अंडरकट की डेप्थ होनी चाहिए जहाँ पे लेबियल वेस्टिब्यूल जो है वो आपका प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आ रहा होगा। उस सिचुएशन में आपने ये इंट्रासेप्टल एल्वेलोप्लास्टी करनी है। इसके अंदर क्या हो रहा है? जैसे कि नाम बताता है, आपने इंट्रासेप्टल बोन को कट करना है। कैसे करेंगे? कहते हैं पहले तो आपने उस एरिया पे क्या किया? इंजेक्शन दिया। ठीक है। इंजेक्शन देने के बाद अब आपने अपनी जो बोन है कौन सी इंटरसेप्टर बोन, उसको या तो बर से या आपने रंजर से फ्रैक्चर कर देना है, काट देना है। ठीक है। जब आपने उसको दफ़ा बर से या रंजर से काट दिया, अब आपने क्या करना है? अब आपने डिजिटल प्रेशर लगाते हुए अपनी लेबियल कॉर्टिकल प्लेट वाली बोन, इनके बाहर वाली बोन को प्रेस करना है, फ्रैक्चर करना है एक तरीके से अंदर की तरफ। ठीक है। जब वो अंदर की तरफ पैलेटल साइड की तरफ फ्रैक्चर होकर चली जाएगी तो वो जो बाहर की तरफ एक अंडरकट बना हुआ था वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। ये प्रोसीजर किया हमने, और कहते हैं आफ्टर पोजिशनिंग ऑफ द लेबियल कॉर्टिकल प्लेट, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है? इसके अंदर आपने देखना है कि कोई और फर्दर कोई इरेगुलरिटीज़ वगैरह तो नहीं रह गई बोन के अंदर। जब नहीं रह गई, अब आपने वहाँ पे एक स्विचर प्लेस कर देना है। ठीक है। क्योंकि आपकी फुल फ्लैप उठा हुआ था, फुल आपका एक्सट्रैक्शन साइड विजिबल थी, वहाँ पे पहले आपने सेप्टल बोन्स को कट किया, देन आपने क्या कर दिया? आपने अब कॉर्टिकल प्लेट को अपनी करेक्ट पोजीशन में ले आए, अब आपने स्विचर लगा देना है। उसके बाद कहते हैं आप या तो पेशेंट को स्प्लेंट दे देंगे या इमीडिएट डेंचर दे देंगे। स्प्लेंट और इमीडिएट डेंचर का एक ही मकसद होगा, यानी कि जहाँ पे आपने स्विचर्स लगाए हैं, जो आपने भी ये अपनी सर्जरी की है, वो एरिया प्रोटेक्टेड रहे, वो डायरेक्ट ओरल इन्वायरमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में ना आए। मतलब जब वहाँ पे स्प्लेंट या डेंचर आ जाएगा तो आपका फूड उस एरिया को टच नहीं होगा, आपका डिब्रिस वगैरह उस एरिया को टच नहीं होगा, तो वहाँ पे हीलिंग जो है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इस टेक्निक के एडवांटेजेस क्या हैं? कहते हैं जो भी आपकी लेबियल प्रोमिनेंसेस थी एल्वेओलर रिज की वो रिड्यूस हो जाती हैं विदाउट रिड्यूसिंग दी एल्वेओलर रिज हाइट, और आपकी पेरियोस्टल अटैचमेंट जो है वो भी अंडरलाइन बोन के साथ मेंटेन रहती है। यहाँ पे आपने देखा है हमने कोई फ्लैप नहीं उठाया, यहाँ पे सिंपल जो एक्सट्रैक्शन वगैरह हुई हुई थी उसी साइड को हमने क्लोज किया है, हमने फर्दर कोई फ्लैप रेज नहीं किया। तो जब आपने पेरियोस्टल फ्लैप को रेज नहीं किया तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई बोन रिजॉर्प्शन वाला चांस वगैरह नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, तो इसलिए इसकी जो हीलिंग है वो भी अच्छी हो जाती है। अच्छा, लास्ट में इसके फर्दर कहते हैं कि ये आपकी पोस्ट ऑपरेटिव बोन रिजॉर्प्शन और रीमॉडलिंग में बेहतर है, क्योंकि वो इतनी रिजॉर्प्शन और नहीं करवाएगी, रीमॉडलिंग अच्छी होगी यहाँ पे। और फर्दर कहते हैं इस प्रोसीजर में आपके कोई मसल अटैचमेंट्स जो है ना वो भी डैमेज नहीं हो रही, आप उनको भी नहीं हटा रहे, आपने कोई फ्लैप वगैरह यहाँ पे कोई रेज नहीं किया, तो जो आपकी मस्कुलर अटैचमेंट थी एल्वेओलर रिज से वो भी इस प्रोसीजर में डिस्टर्ब नहीं हो रही। अच्छा, इसको भी अगर हम प्रोसीजर को नीचे जाके देख लेते हैं
तो हमें समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। या तो आपने रेंजर यूज़ करते हुए इंटरसेप्टर बोन को काटा है, या तो आपने ये बर को यूज़ करते हुए इंटरसेप्टर बोन को काटा है, ठीक है। अल्टीमेटली क्या किया है, डिजिटल प्रेशर अप्लाई किया है और दोनों बोन्स को आपस में अप्रोक्सीमेट करा दिया। लेबल बोन को आप पैलेटल या लिंगुअल बोन की तरफ ले आए हैं और अल्टीमेटली आपने इस एरिया में स्विचर लगा दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये यहाँ से फ्रैक्चर होना है, जो कह रहे हैं ना हम लेबल फ्रैक्चर, वो इस एरिया से होना है। और ये जो आपका लेबल अंडर कट था वो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा विदाउट रिड्यूसिंग दी एल्वेलर बोन हाइट। अच्छा, अब इस प्रोसीजर के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि उन्होंने ऊपर लिखे हुए हैं। अब ये जो सारी टेक्निक्स हमने पढ़नी होती है ना, इसमें इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, कहते हैं आपकी जो रिज की थिकनेस है वो रिड्यूस हो जाएगी एज एक्सपेक्टेड। जब आपकी नीचे से बीच में से दांत निकल गया और दोनों बोन्स आपस में आके लेबल और लिंगुअल आपस में आके मिल गई हैं, तो जो हाइट, जो विड्थ थी बोन की, थिकनेस थी, वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब कहते हैं ये कब नहीं करना प्रोसीजर, तब ये प्रोसीजर बिल्कुल नहीं करना जब आपने यहाँ पे कोई इम्प्लांट प्लेस करना है, ठीक है। अगर इस एरिया में कोई इम्प्लांट प्लेस करना है तो वहाँ पे आपको क्या करनी होगी, बोन की ऑगमेंटेशन करनी होगी, ग्राफ्ट डालना होगा आपको अपने अंडरकट वाले एरिया में और अपने जो जहाँ से टूथ निकाला है उस एरिया में, वहाँ पे आपने ये वाला प्रोसीजर नहीं करना होगा क्योंकि अगर आपकी बोन की थिकनेस डिक्रीज हो जाएगी तो वहाँ पे इम्प्लांट नहीं डल सकेगा, ठीक है। ये प्रोसीजर सिर्फ तब करना है जब आपने कोई डेंचर बिठाना है और आपने उस अंडरकट को कम करना है और आपकी हाइट प्रॉपर है, ठीक है, आपको विड्थ से कोई लेना देना नहीं है, तब आपने ये प्रोसीजर करना है। और बस यहाँ इसकी बातें यहीं तक थी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी रिडक्शन पे। अच्छा, तो मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी रिडक्शन के अंदर ना हमने दो टिश्यूज़ को यहाँ पे मद्देनज़र रखना है, एक हार्ड टिश्यू और एक सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। कहते हैं आपकी ट्यूबरोसिटी एरिया के अंदर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एक्सेस जो है वो दोनों टिश्यूज़ की वजह से हो सकती है, या तो हो सकता है वहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू बहुत ज़्यादा हो या वहाँ पे हार्ड टिश्यू बहुत ज़्यादा हो जिसकी वजह से वो एरिया बहुत ही बल्की सा हो। तो आपने कैसे डिटर्मिन करना है कि आपका कौन सा वाला टिश्यू जो है वो यहाँ पे एक्सेस में है। जैसे इस टॉपिक में हमने हार्ड टिश्यू पढ़ना है, आगे जाके हम सॉफ्ट टिश्यू पढ़ेंगे। कहते हैं आपने एक तो प्री ऑपरेटिव रेडियोग्राफ लेना है, रेडियोग्राफ से पता लग जाएगा वहाँ पे बोन ज़्यादा है उस एरिया में या सॉफ्ट टिश्यू कम पोर्शन ज़्यादा है वहाँ पे। उसके अलावा आपने वहाँ पे प्रोबिंग करनी है विद लोकल एनेस्थेटिक नीडल, मतलब आपने वहाँ पे प्रोब डालना है नीडल के अंदर, मिकोजा के अंदर। तो अगर तो नीडल काफ़ी अंदर तक जा रही होगी, इसका मतलब है कि वहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू की एक्सेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बोन, तो वहाँ पे आपने सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू रिमूव करना होगा। लेकिन इस केस के अंदर आपका जो नीडल है वो ज़्यादा अंदर नहीं जाएगी और फ़ौरन से ही बोन को हिट कर जाएगी, इसका मतलब है कि आपकी वहाँ पे बोन जो है वो एक्सेस में। तो अब आपने इस मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी की रिकंटूरिंग करनी है। किस तरीके से करेंगे, तरीका वही है, कहते हैं आपने या तो आप वहाँ पे लोकल इन्फिल्ट्रेट देंगे या आपने दो ब्लॉक्स देने हैं, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वेलर नर्व का ब्लॉक और ग्रेटर पैलेटाइन ब्लॉक देंगे, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक दे दिया, अब हमने वहाँ पे क्या करना है, हमने वहाँ पे देनी है क्रेस्टल इंसिजन, ताकि इंसिजन लगा के हम वहाँ से सारे फ्लैप को उठाएं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ट्यूबरोसिटी एरिया से। किससे इंसिजन देंगे, कहते हैं 12 नंबर 12 इसमें इंसिजन आपने किससे देनी है, आपने नंबर 12 स्केपल ब्लेड से आपने इंसिजन देनी है। फुल थिकनेस म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप आपने उठाना है। उसके बाद कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, आप या तो साइड कटिंग रंजर यूज़ करेंगे या रोटरी इंस्ट्रूमेंट यानी कि अपना बर यूज़ करेंगे ताकि वहाँ की ट्यूबरोसिटी को आप रिड्यूस कर सकें, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम आपने कोपियस सलाइन से इरिगेशन करते रहनी है। कहते हैं जब अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ बोन जो है वो रिड्यूस हो जाए और जब अल्टीमेटली बोन रिड्यूस हो जाए तो आपने उस सारे बोनी एरिया को स्मूथ कर लेना है विद द हेल्प ऑफ बोन फाइल, ठीक है। अल्टीमेटली जो भी एक्सेसिव सॉफ्ट टिश्यू रह जाएगा, क्योंकि अंदर से बोन कम हो गई थी तो ऊपर का टिश्यू एक्सेसिव रह गया, तो यहाँ पे वो जो एक्सेस सॉफ्ट टिश्यू होगा उसको आपने इलिप्टिकल फैशन में यानी कि इलिप्टिकल इंसिजन देते हुए कट कर लेना है, ठीक है। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था एल्वेलोप्लास्टी, वहाँ पे हमने सॉफ्ट टिश्यू को रहने दिया था, हमने कहा था वो खुद ही रिड्यूस होकर बोन तक रीअडेप्ट हो जाएगा। इस केस में हमने ये रिमूव कर देना है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे सेम सी आएंगी, जो चीज़ें इन टॉपिक्स में याद करने वाली है ना वो ये है कि अच्छा इंसिजन कौन सी देनी है, ठीक है, उसके अलावा इंजेक्शन कौन सा देना है, कौन सा ब्लॉक लगाना है, बाकी सब में ऑलमोस्ट सेम ही होना है कि हमने फ्लैप उठा के रिड्यूस करनी है बोन इस इन टॉपिक्स में भी, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं कि आपने स्विचेस लगा देना है वहाँ पे, वही इंटरप्टेड या कंटिन्यूस स्विचेस यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद कहते हैं 7 डेज़ तक आप 7 डेज़ तक आपने वहाँ पे स्विचेस लगाए देने। उसके बाद आपने अगर डेंटल इम्प्रेशन लेना है फॉर योर डेंचर तो वो आपने 4 वीक्स आफ्टर सर्जरी लेना है, ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं कि अगर ये रिमूव करते करते आपकी जो साइनस है वो परफोरेट हो जाए, अगर तो ऊपर उन्होंने कहा था अगर माइनर साइनस परफोरेशन होती है तो आपने उसको एज इट इज़ छोड़ देना है, लेकिन अगर ग्रॉस साइनस परफोरेशन हो जाती है क्योंकि आप ट्यूबरोसिटी को कम कर रहे हैं तो नीचे अंदर उसके ऊपर क्या होता है, फ्लोर ऑफ द मैक्सिलरी साइनस होता है,
तो अगर तो ग्रॉस साइनस की परफोरेशन हो जाए तो आपने पेशेंट को एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करनी है, साइनस डीकंजेसेंट्स प्रिस्क्राइब करना है। एंटीबायोटिक्स में एमॉक्सिलिन आ जाएगी और डीकंजेसेंट्स में हमारे पास सूडोएफिड्रीन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपने प्रिस्क्राइब किया है फॉर 7 to 10 डेज, प्लस पेशेंट को आपने बताना है कि 10 to 14 डेज तक आपने साइनस प्रेशर जो है वो मेंटेन करके रखना है, उसको बढ़ाना नहीं है, जो कि कैसे बढ़ता है, ब्लोइंग से बढ़ता है, नोज ब्लोइंग से बढ़ता है, सकिंग से बढ़ता है, स्ट्रॉ से बढ़ता है, सिगरेट स्मोकिंग से बढ़ता है, ठीक है। तो ये सारी जो प्रिकॉशंस है वो आपने पेशेंट को कहनी है कि उसने 10 to 14 डेज तक करनी है, ताकि उसकी साइनस की जो परफोरेशन है वो खुद ही क्लोज हो जाए। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे अब हमारे पास आ जाता है बक्कल एक्सोस्टोसिस या एक्सटेंसिव अंडरकट्स, यानी कि बक्कल साइड पे कोई भी बोनी एक्सोस्टोसिस या प्रोट्यूबरेंसेस। तो इनको ख़त्म करने के लिए कहते हैं, अगर मैक्सिला में काम कर रहे हैं तो आपने लोकल इन्फिल्ट्रेट देना है, अगर मैंडिबल में काम कर रहे हैं तो इंफीरियर एल्वेओलर नर्व ब्लॉक देना है। क्या करेंगे, क्रेस्टल इंसिजन देंगे, यानी कि आपकी जो एल्वेलर क्रेस्ट है उसके ऊपर इंसिजन देंगे। कितनी इंसिजन होनी चाहिए कि जहाँ पे भी आपका एक्सोस्टोसिस है उससे 1 to 1.5 mm, सॉरी 1 to 1.5 सेंटीमीटर बियॉन्ड ईच एंड, यानी कि थोड़ी आगे और इससे थोड़ा सा पीछे तक आपने इंसिजन देनी है, ठीक है। इंसिजन दे दी, इंसिजन दे के क्या करेंगे, आपने वहाँ से अपना फ्लैप रेज करना होगा। यहाँ पे भी फुल थिकनेस म्यूकोपेरियोस्टल आपका फ्लैप रेज होगा। जो भी इरेगुलरिटी होगी आपकी बकल साइड पे आपने उसको स्मूथ कर लेना है। किससे स्मूथ करेंगे, आप बोन फाइल यूज़ करेंगे, या अगर तो आपका लार्जर ये ट्यूब्रोसिटी है तो आप रेंजर और रोटरी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। अल्टीमेटली आपने स्विचेस लगा देने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, कहते हैं अगर तो आपका जो ये बोनी एक्सोस्टोसिस थे वो बहुत ही लार्ज थे, ठीक है, तो ही आपको रिमूव करने होते हैं। अगर तो आपके बहुत ही स्मॉल से ये हों, बोनी एक्सोस्टोसिस हों और बहुत ही स्मॉल सा अंडरकट बन रहा हो, तो उसको बेहतर है कि आप उस अंडरकट वाले एरिया को फिल कर दें विद ग्राफ्ट्स, ठीक है। ऑटोजेनस या एलोजेनिक बोन ग्राफ्ट्स आप यूज़ करके उसको फिल कर दें, ठीक है। क्योंकि अगर उस केस के अंदर भी अगर बहुत स्मॉल एरिया को भी आप रिड्यूस करने लग गए तो उससे क्या होगा कि जो आपकी क्रेस्ट है वो काफ़ी नैरो हो जाएगी, ठीक है। अब बोन फिल किस तरीके से होती है उसका भी बताया हुआ है। वही आपने इन्फिल्ट्रेट दिया, आपने क्रिस्टल इंसिजन दिया, क्रिस्टल इंसिजन देने के बाद आपने वहाँ पे फुल फ्लैप को रेज नहीं करना, बल्कि आपने वहाँ पे एक वर्टिकल इंसिजन साथ ही दे देनी है, और आपने पेरियोस्टल एलिवेटर से वहाँ पे एक सब पेरियोस्टल टनल क्रिएट कर लेना। अभी टनल किस तरीके से क्रिएट होता है वो मैं नीचे दिखाती हूँ आपको। अच्छा, पहले ये वाली डायग्राम आ जाती है हमारी ट्यूबरोसिटी रिडक्शन की। यहाँ पे ट्यूबरोसिटी में आपका क्रिस्टल इंसिजन दिया जा रहा था, फ्लैप उठाया जा रहा था, और ये रेंजर से आपकी बोन को, एक्सेसिव बोन को कट किया जा रहा है, एंड देन दोबारा स्विचर लगा दिया हुआ है, ठीक है। तो ई में भी दिखा रहे हैं कैसे थिकनेस उसकी रिड्यूस हो गई भी है। अच्छा, नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे बक्कल एक्सोस्टोसिस रिमूव हो रहा है, ये तो खैर सिंपल ही था, ये जो हमने भी पढ़ा है। अच्छा, यहाँ पे आ जाती है टनल की बात। ये आपका स्मॉल सा अंडरकट है, ठीक है, स्मॉल सी प्रोट्यूबरेंस की वजह से एक स्मॉल अंडरकट बना हुआ है। तो इस केस में आपने यहाँ पे ये एक क्रेस्टल इंसिजन दी वर्टिकली, ठीक है, आपने वो फुल लंबी वाली इंसिजन नहीं दी बल्कि वर्टिकली एक इंसिजन दी, और ये पेरियोस्टल एलिवेटर को आपने अंदर डाला, तो ये आपका एक टनल बन गया। अब इस टनल के थ्रू आपने यहाँ पे अपना ग्राफ मटेरियल ऐड कर देना। सी में देखते हैं तो ये देखो यहाँ पे एक ग्राफ मटेरियल ऐड हो गया हुआ है। तो ये जो आपका एक अंडरकट बन रहा था इस एरिया में, ठीक है, वो रिड्यूस हो गया है, और अब आपकी जो म्यूकोजल यहाँ पे जो वेस्टिब्यूल है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया हुआ है, ताकि यहाँ पे अब आपका प्रॉपर डेंचर फॉर्मेशन हो सके। तो ये आपके बक्कल एक्सोस्टोसिस का ट्रीटमेंट है उस केस में जब बक्कल एक्सोस्टोसिस बहुत ही छोटा सा है और एक बहुत ही छोटा सा अंडरकट बन रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास लेटरल पैलेटल एक्सोस्टोसिस। ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर है। कहते हैं अगर आपके पैलेटल वॉल्ट पे आपका कोई एक्सोस्टोसिस बन जाए तो वो समटाइम्स डेंचर इंसर्शन में भी इशू करेगा, उसके अलावा समटाइम्स वो अल्सरेट भी हो जाता है, ठीक है, वहाँ का म्यूकोजा। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो ब्लॉक देना है, सॉरी लोकल इन्फिल्ट्रेट देना है, और उसके अलावा आपने यहाँ पे किस जगह पे आपने लोकल इन्फिल्ट्रेट देना है, ग्रेटर पैलेटल फोरामेन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इंसिजन देनी है इस एरिया में, और इंसिजन देते हुए कहते हैं बस इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो पैलेटल फोरामेन है वो भी इसी एरिया में होता है पोस्टीरियरली, तो वो डैमेज ना हो जाए, क्योंकि वहाँ से आपकी इंपॉर्टेंट नर्व्स जो हैं वो एक्सटेंड, ब्लड वेसल्स जो हैं वो एक्सटेंड हो रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, इंसिजन देनी कहाँ से कहाँ तक है, कहते हैं आपकी पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्यूबरोसिटी से शुरू होगी और इंटीरियर पार्ट एरिया ऑफ द एक्सोस्टोसिस तक वो आएगी, ठीक है। या आपकी इंसिजन हो गई, आपने इसको रिमूव किया मिकोजा को, आपने रोटरी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया और अपनी उस सारी एक्सोस्टोसिस को स्मूदन अप कर लिया, ठीक है। बाकी बात वही है, बाद में आपने सर्जिकल स्प्लिंट दे देना है ताकि वो एरिया जो है कवर हो जाए।
नेक्स्ट आती है मैंडिबल के अंदर दो रिजेस आ जाएंगी, एक आ जाएगी माइलोहॉइड रिज और दूसरी आ जाएगी जीनोग्लॉसस रिज। ये दोनों जिनका भी हमने जिक्र किया था, इन दोनों रिजेस के ऊपर आपके ये दोनों मसल्स अटैच हुए होते हैं। तो माइलोहॉइड रिज जो है कहते हैं समटाइम्स ड्यू टू रिजॉर्प्शन ऑफ द बोन, माइलोहॉइड रिज जो है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होने लग जाती है। बाकी सारी बोन तो रिजॉर्व हो जाती है मैंडिबल में अगर दांत नहीं है, लेकिन ये माइलोहॉइड रिज जो है वो रह जाती है क्योंकि वहाँ पे आपका मसल जो है वो अटैच हुआ हुआ था। अब ये मसल जो है डेंचर को बैठने नहीं देता सही से, ठीक है। तो डेंचर को बिठाने के लिए आपने इस माइलोहॉइड मसल को भी कट करना होगा और इस रिज को भी स्मूथ करना होगा, ठीक है। यहाँ पे सारी यही बातें की गई कि जब इस रिजॉर्प्शन होती है तो ये रिज जो है प्रोमिनेंटली बस रह जाती है। अब इसको कट करने के लिए कौन सा ब्लॉक देना है, कहते हैं इंफीरियर एल्वियोलर बक्कल और लिंगुअल नर्व ब्लॉक्स आप देंगे। उसके बाद आपने एक लीनियर इंसिजन बनानी है अपनी रिज से लेके पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मैंडिबल तक, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कहते हैं जब भी आप ये एक्सटेंशन करें, इंसिजन दें, तो मेक श्योर कि आपकी जो लिंगुअल नर्व है वो डैमेज ना हो, इसलिए जो आपकी इंसिजन है वो ज़्यादा लिंगुअल एस्पेक्ट पे नहीं जानी चाहिए। उसके बाद जब आपने इंसिजन दे दी, आपने म्यूकोजा खोल लिया, अब आपके सामने आ जाएगा आपका मसल। माइलोहॉइड मसल के फाइबर्स को आपने कट कर देना, ठीक है। उनको आपने कट करके नीचे क्या आ जाएगा, अंडरलाइंग फैट आ जाएगा, ठीक है। और उस फैट को जब रिमूव करेंगे तो आपकी बोन होगी जिसको आपने फाइल करना है। अब उसको बोन फाइल से कर सकते हैं, आप रंजर से कर सकते हैं, ठीक है। जब आपने उसको फाइल कर लिया, उसके बाद आपने पेशेंट को दे देना है इमीडिएट डेंचर। अब इमीडिएट डेंचर इस केस के अंदर देना ही देना है क्योंकि अब ये जो डेंचर होगा ना, ये आपके माइलोहॉइड मसल्स को ज़रा और फ्लोर ऑफ द माउथ में नीचे अटैच करवाएगा, ठीक है। तो अब हमने जो मसल्स कट किए थे, यहाँ पे माइलोहॉइड का मसल जो कट किया था, टियर किया था, उसको हमने खुद कहीं अटैच नहीं किया, हमने उसको रैंडम फैशन में खुद ही अटैच होने के लिए छोड़ दिया हुआ है। इसकी अगर हम इमेज नीचे देखें तो ये अच्छा समझाते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये हमारी एग्जांपल है यहाँ पे। ये आपकी मैंडिबल की जो बोन है, इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट अब कौन सा आ गया हुआ है, ये आपकी माइलोहॉइड रिज का ही आ गया हुआ है, ठीक है। यानी कि सबसे ऊपर माइलोहॉइड रिज आ गई है जो कि एक्चुअल में नीचे होनी चाहिए थी, लेकिन रिजॉर्प्शन की वजह से अभी ऊपर आ गई है। आपने यहाँ से इस मसल को सबसे पहले कट करना है, ठीक है। मसल को कट करने के बाद आपने इस बोन को फाइल करना है, स्मूथ करना है। अब जब मसल कट हो जाएगा, अब इसके ऊपर आपने डाल देना है डेंचर, ताकि जो मसल है वो खुद ही से आपका कौन से एरिया पे जाके अटैच हो, फ्लोर ऑफ द माउथ में नीचे जाके अटैच हो जाए, ठीक है। ये इस तरीके की इसकी पोस्ट सर्जरी अटैचमेंट हो जाएगी जब आप वहाँ पे डेंचर बिठा देंगे और आपका ये जो मसल है ये ऊपर नहीं आ सकेगा। अच्छा, ये तो हो गई हमारी माइलोहॉइड रिज की बात। नेक्स्ट आती है जीनोग्लॉसल रिज, और यहाँ पे जीनियल टूबरकल, सॉरी, जीनियोग्लॉसल मसल जिस पॉइंट पे आके मैंडिबल के अंदर अटैच हो रहा होता है उसको हम जीनियल टूबरकल कहते हैं। ये टूबरकल जो है ये भी जैसे विद रिजॉर्प्शन ऑफ द अदर मैंडिबुलर एरियाज, ये टूबरकल जो है काफ़ी शार्प होने लग जाता है। इसके अंदर भी आपने क्या करना है, इसके अंदर भी आपने इस एरिया को सबसे पहले एनेस्थेटाइज करना है, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया देंगे या बाय लैटरल लिंगुअल नर्व ब्लॉक देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्रिस्टल इंसिजन देना है प्री मोलर एरिया से लेके मिड लाइन ऑफ द मैंडिबल तक, क्योंकि ये जीनियल टूबरकल जो होता है वो एंटीरियरली प्रेजेंट होता है मैंडिबल के अंदर। उसके बाद आपने फुल थिकनेस म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप रेस करना है, ठीक है। और अपने जीनियल टूबरकल को आपने एक्सपोज करवा लेना है। नेक्स्ट आपने जब जीनियल टूबरकल एक्सपोज होगा, वहाँ पे जीनियोग्लॉसल मसल अटैच हुआ होगा, उस मसल को आपने शार्प इंसिजन से रिमूव कर देना है। अल्टीमेटली इसमें भी यही होना है कि आपने अपने उस जब आपने अपनी बोन फाइल से या बर से रंजर से आपने उस जीनियल टूबरकल को स्मूथ कर लिया, जीनियोग्लॉसल मसल को आपने वैसे का वैसे ही छोड़ देना है टू रीअटैच इन अ रैंडम फैशन। इसमें भी अगर आप डेंचर दे देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि वो आपका जो मसल है वो फ्लोर ऑफ द माउथ में नीचे अटैच हो जाएगा। फर्दर कहते हैं एक और सर्जरी होती है ऊपर भी, और इस वाले प्रोसीजर में भी वो होती है जिसके अंदर आपने फ्लोर ऑफ द माउथ की डेप्थ को बढ़ाना होता है। अगर वो भी हो जाए तो कहते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। फ्लोर ऑफ द माउथ का डेप्थ किस तरीके से बढ़ती है वो भी हमारे पास नीचे और प्रोसीजर्स आएंगे तो उसमें आ जाएगा। अच्छा, लास्ट इसके अंदर हार्ट टिश्यू रिमूवल के अंदर बात आती है टोराई रिमूवल की। टोराई आपको पता है, टोराई भी आपकी प्रोट्यूबरेंसेस ही होती हैं, ठीक है। एक्सोस्टोसिस होते हैं, ये पैलेट पे भी हो सकते हैं मैक्सिला में, और मैंडिबल में ये आपकी प्रीमोलर की लिंगुअल साइड पे होते हैं, ठीक है। कहते हैं टोराइज जो है वो मल्टीपल शेप्स और कॉन्फ़िगरेशंस के होते हैं, सिंगल हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, पेडंकुलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली ये कोई मसला नहीं करता अगर पेशेंट जो है वो डेंटेट है, लेकिन समटाइम्स स्पीच में प्रॉब्लम करते हैं और समटाइम्स जो है वो अल्सरेट हो जाते हैं अगर उनका ऊपर का जो म्यूकोजा है वो डैमेज हो जाए। लेकिन जब भी मैक्सिलरी डेंचर प्लेस करना होगा, प्रोस्थेसिस प्लेस करना होगा, तो ये टोराई जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आपने क्या करना है, कहते हैं इवन अगर कोई स्मॉल सा भी टोराई है और इरेगुलर इन शेप है तो वो बहुत ही एक्सट्रीम अंडरकट्स देगा, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रोस्थेसिस नहीं आ सकेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए हम देंगे अपने बायलैटरल ग्रेटर पैलेटाइन
और इंसाइसिव ब्लॉक्स और लोकल इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमने दी। उसके बाद आपने देनी है लीनियर इंसिजन मिड लाइन ऑफ द टोराई में, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिल्कुल पैलेट पे टोराई है तो आपने बिल्कुल एक लीनियर इंसिजन देनी है, और उसके बाद कहते हैं 1 या 2 आपने ऑब्लिक रिलीजिंग वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन देनी है। ठीक है, तो एक एंगल पे आपने वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन देनी है। ठीक है, इंसिजन्स हो गई। अब कहते हैं यहाँ का जो म्यूकोजा होता है वो काफ़ी थिन होता है, तो आपने बड़ी केयरफुली यहाँ से म्यूकोजा को आपने रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, मल्टी लोकुलेटेड होगा अगर तो ट्राई, तो वहाँ से रिमूवल जो है थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। फिर कहते हैं अगर जो आपका पेशेंट है वो कम्प्लीटली ई डेंचुलस है तो एक और इंसिजन दी जा सकती है जो कि होती है क्रेस्ट ऑफ द रिज से, यानी कि क्रेस्ट ऑफ द रिज से आपकी इंसिजन आएगी। ठीक है, और पूरा का पूरा पैलेट का म्यूकोजा उठेगा। ठीक है, ये सेकंड टाइप की इंसिजन बता रहे हैं। पहली इंसिजन में तो बिल्कुल ही टोराई के ऊपर से ही हमने क्या किया था, पैलेटल इंसिजन पैलेट के टोराई के ऊपर इंसिजन दे दी थी। दूसरी में हम क्रेस्ट के ऊपर इंसिजन दे के पूरा फ्लैप पैलेट से उठाएंगे। और तीसरी में कहते हैं अगर पेशेंट जो है वो डेंचुलस है, यानी कि दांत हैं उसके दांत, तो आपकी क्रेस्ट से नहीं इंसिजन जाएगी बल्कि पैलेटल सर्कुलर इंसिजन जाएगी, यानी कि दांतों की पैलेटल सरफेस से इंसिजन जाएगी। ठीक है, तो 3 टाइप्स की इसके अंदर इंसिजन हम दे सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट कहते हैं आपने अब किस तरीके से रिमूव करना है। कहते हैं अगर तो स्मॉल पिडंकुलेटेड आपका टोराई है तो उसको आप ऑस्टियोटोम और मेलेट से रिमूव करेंगे। ऑस्टियोटोम और मेलेट क्या होते हैं, हथौड़ी जैसा होता है। ठीक है, ये और आपने हथौड़ी जैसा ये जो मेलेट होता है इसको एंटर करना होता है अपने इस टोराई के अंदर, और वहाँ पे आप ये मारते मारते अपने इस टोराई को रिमूव करवाएंगे। फर्दर कहते हैं अगर मल्टी लोकुलेटेड है या बहुत ही बड़ा कोई टोराई है तो उसके अंदर पहले आपने उस टोराई की सेक्शन कर लेना है बर या रोटरी हैंड पीस से, यानी कि बर से चलाते हुए आपने उस अपने टोराई को सेक्शंस में कट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना पैलेट या ऑस्टियोटोम या रंजर यूज़ करके उन टोराइज को रिमूव करना है। ठीक है, कहते हैं जब लार्ज पीसेज ऑफ ये एक्सटेंशन रिमूव हो जाएंगी देन आपने उस एरिया को स्मूथ कर लेना है। कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा टोराई रिमूव किया जाए, बस इतना रिमूव करना है कि आपके पास एक स्मूथ सरफेस आ जाए जो कि जहाँ पे डेंचर जो है वो प्रॉपरली अडेप्ट हो सके। अल्टीमेटली आपने इंटरप्टेड स्विचेस दिए, वहाँ पे स्विच आपने सारे म्यूकोजा को पैक किया। कहते हैं यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या आता है, कहते हैं हीमोटोमा फॉर्मेशन हो सकती है जिसको आपने किस तरीके से प्रिवेंट कराना है। यहाँ पे आपने प्रेशर ड्रेसिंग्स रख देनी है। ठीक है, या आपने डेंचर रख देना है या प्री फैब्रिकेटेड स्प्लिंट डाल देने हैं सॉफ्ट लाइनर लगा के, ताकि वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाए और वहाँ पे हीमोटोमा फॉर्मेशन ना हो। कॉम्प्लिकेशंस में ये लिखा हुआ है कि आपकी पोस्ट ऑपरेटिव हीमोटोमा हो सकता है, फ्रैक्चर या परफोरेशन हो सकती है आपकी नेजल कैविटी की, क्योंकि ऊपर क्या है पैलेट के नेजल कैविटी है, तो वो जो है वो एक्सपोज हो सकती है इस केस में। ठीक है, तो ये इसके क्या आ गए, ड्रॉबैक्स आ गए। ये यहाँ पे दिखाई भी उन्होंने किस तरीके से पैलेटल सर्जरी हो रही है, टोराई रिमूव हो रहे हैं, बर्ड से आपके टोराइज को सेक्शंस में कट किया जा रहा है, उसके बाद ऑस्टियोटोम डाल के उनको रिमूव किया जाएगा या रंजर डाल के उनको रिमूव किया जाएगा। अल्टीमेटली बोन फाइल से या बर्ड से उस सारे एरिया को स्मूथ कर दिया जाएगा और आपकी रिलीजिंग इंसिजन्स में वापसी पे क्या लगा दिया जाएगा, स्विचेस लगा दिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये ऊपर भी यही वाला प्रोसीजर दिखाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कौन सी इंसिजन दी हुई है, यहाँ पे वो पैलेट वाली डायरेक्ट इंसिजन दी हुई है और फिर उसके बाद ऑब्लिक वर्टिकल इंसिजन दी जा रही है ताकि आपके इसको रिमूव कर म्यूकोजा को यहाँ से हटाया जा सके। लास्ट इसके अंदर आ जाती है हमारे पास मैंडिबुलर टोराई। वही वाली बातें ऑलमोस्ट लिंगुअल साइड पे होता है, प्री मोलर्स के रीजन में होता है। क्या मसला करता है, नॉर्मल स्पीच में, टंग के फंक्शन में ड्यूरिंग ईटिंग, और आपके प्रोस्थेसिस को यहाँ पे नहीं बैठने देगा जब प्रोस्थेसिस बनेगा। किस तरह से रिमूव करेंगे, कहते हैं बाय लैटरल आपने लिंगुअल और इंफीरियर एल्व्यूलर इंजेक्शंस देने हैं। क्रेस्ट ऑफ द रिज के ऊपर यानी कि क्रेस्ट के ऊपर ही आपने इंसिजन देनी है, 1 to 1.5 सेंटीमीटर ईच साइड पे वो एक्सटेंड करें। देन आपने क्या करना है, वहाँ से आपने जब बायलैटरल अच्छा कहते हैं जब बायलैटरल आपका टोराई यानी कि दोनों साइड पे है तो आपकी इंसिजन इस साइड से भी आएगी, आपकी इंसिजन जो है वो आपकी राइट साइड से भी आएगी और आपकी इंसिजन लेफ्ट साइड से भी आएगी। बीच में कहते हैं आपने कितना एरिया, बीच में कहते हैं आपने स्मॉल बैंड ऑफ टिश्यू जो छोड़ देना है, यानी कि जो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आपने इंसिजन अपनी नहीं देनी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर बायलैटरल है तो आप फुल एंड फुल क्रेस्टल इंसिजन दे दें, बीच वाले एरिया में आपने इंसिजन नहीं देनी। इससे क्या होता है, इससे कहते हैं आपकी एक तो हीलिंग बेटर हो जाती है, दूसरा कहते हैं यहाँ पे आपका जो लिंगुअल साइड पे वेस्टिब्यूल है वो ज़्यादा डीपन अप नहीं होता और बोनी रिजॉर्प्शन जो है वो यहाँ पे ज़्यादा नहीं होती अगर आप बीच में थोड़ा सा टिश्यू छोड़ देंगे। बस इंसिजन तक बात याद करनी थी, आगे सारा प्रोसीजर वही है। आपने क्या किया, आपने यहाँ से म्यूकोजा को उठाया,
अगर पेडंकुलेटेड था तो आपने अपना मेलेट रोस्टियोटोम यूज़ किया, उससे आपने वहाँ से अपने इसको जो टोराई था उसको रिमूव कर लिया। समटाइम्स कहते हैं आप एक बर की मदद से वहाँ पे लाइन ऑफ क्लीवेज बना लेते हैं, यानी कि जो भी आपका अगर ये टोराई है तो यहाँ इसकी जो डेप्थ होगी, इसकी जो बेस होगी, यहाँ पे आप अपने बर से कट लगाएंगे ताकि एक गड्ढा सा बन जाए जिसके अंदर आप अपना ऑस्टियोटोम डाल सकें और मेलेट को वहाँ से हैमर से प्रेशर डाल सकें, ठीक है, और उसको रिमूव कर सकें। बस ये एक लाइन ऑफ क्लीवेज आपने एक्स्ट्रा यहाँ पे देख लेनी थी। उसके अलावा कहते हैं बर और हैंड पीस यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑस्टियोटोम से चांसेस होते हैं कि आपका फ्लोर ऑफ द माउथ जो है वो परफोरेट हो जाए। और जब बर आप यूज़ करेंगे तो बर को भी आपने एंड तक डेप्थ तक लेके जाके आपने अल्टीमेटली एक डेंटल एलिवेटर यूज़ कर लेना है, जैसे हम दांत एक्सट्रैक्ट करते हैं उससे फिर आपने इस टोराई को फ्रैक्चर कर लेना है। जब ये टोराई फ्रैक्चर हो गया, रिमूव हो गया, कट हो गया, ऊपर से आपने जो भी बोन बच जाएगी उसको स्मूथ कर लिया, ऊपर आपने गॉस पैक्स रख दिए। और हीमाटोमा फॉर्मेशन जो है और एडिमा जो है वो इसका डिसएडवांटेज है। अगर वूंड डिहेसेंस हो जाए, यानी कि वूंड दोबारा से खुल जाए, तो आपने उसको किस तरीके से मेंटेन करना है, कहते हैं लोकल केयर करें, उसकी विगरस सलाइन इरिगेशन करवाएं, यानी कि सलाइन के रिंसेस वगैरह करवाएं। ये इस तरीके से आपका जो वूंड है वो दोबारा से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हार्ट टिश्यू एबनॉर्मलिटीज़ क्लियर हो जाती हैं। सारी ऑलमोस्ट टेक्निक सेम है, सब में आपने बस रंजर ही यूज़ करना है, इंसिजन ही देनी है। याद करने वाली बातें क्या हैं, उनकी इंसिजन्स कैसी लगनी है और उसकी आपने और उसके अंदर आपने जो है जो ब्लॉक है वो किस जगह जाके देना है।